नमस्कार। आज हम कंप्यूटिंग की दुनिया में एक दिलचस्प सफर पर चलेंगे। मतलब उस तकनीक के विकास को समझेंगे जो आज हमारी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा बन गई है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास ना स्काईनेट लिनक्स ट्रेनिंग सेंटर का एक लेख है, द जनरेशनल एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटिंग। अच्छा। इस लेख में ये बताया गया है कि कंप्यूटर कैसे, आप कह सकते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी बदले हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई तकनीक का बदलाव नहीं था। हाँ, असल में हर पीढ़ी ने पिछली पीढ़ी की जो सीमाएं थीं उनको तोड़ा और कंप्यूटिंग को ज्यादा शक्तिशाली और सुलभ भी बनाया सही। है। ये लेख 1940 के दशक से भी पहले की जो गणना मशीनें थी वहां से शुरू होकर भविष्य की संभावनाओं तक की बात करता है। तो चलिए देखते हैं ये सफर कैसा रहा। हाँ, तो शुरुआत करते हैं पहली पीढ़ी से, 1940 से 1956। यहाँ वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था। मतलब सोचिए, कंप्यूटर तो पूरे कमरे जितने बड़े होते थे। बाप रे। ईएक और यूनिवैक जैसे नाम इसी दौर के हैं और ये ज्यादातर सरकारी या बड़ी रिसर्च संस्थाएं ही इस्तेमाल करती थीं। और चलते किस पर थे? मशीन लैंग्वेज पर, सिर्फ 0 और 1। हाँ, और वो वैक्यूम ट्यूब्स बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करते थे, बिजली भी खूब खाते थे और भरोसेमंद तो बिल्कुल नहीं थे, अक्सर खराब हो जाते थे। हाँ, भरोसे की कमी थी। लेकिन हाँ, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग की नींव रखी। ये उस समय की इंजीनियरिंग का एक तरह से चमत्कार थे, भले ही आज हमें बड़े और धीमे लगे। और देखिए, इन्हीं कमियों ने फिर दूसरी पीढ़ी का रास्ता खोला। 1956 से 1963 ट्रांजिस्टर्स आ गए। हाँ, ट्रांजिस्टर। इन्होंने वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ली और सच में कमाल कर दिया। कंप्यूटर एकदम से छोटे हो गए, तेज हो गए, ज्यादा भरोसेमंद और बिजली भी कम खाने लगे। बिल्कुल। IBM 7090 जैसे कंप्यूटर इसी पीढ़ी के थे। हाँ, और यहीं पर प्रोग्रामिंग थोड़ी थोड़ी आसान हुई। मशीन लैंग्वेज के बाद असेंबली लैंग्वेज आई और फिर शुरुआती हाई लेवल भाषाएं भी, जैसे कि कोबोल। हाँ, कोबोल बिजनेस के लिए। हाँ, वो बिजनेस के कामों के लिए थी और फॉर्ट्रैन थी वैज्ञानिक गणनाओं के लिए। इससे कंप्यूटर का इस्तेमाल थोड़ा और फैला। फिर आई तीसरी पीढ़ी 1964 से 1971। इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब आईसीज या चिप्स। हाँ, चिप्स, ये बड़ा बदलाव था। एक छोटी सी सिलिकॉन चिप पर हजारों ट्रांजिस्टर। IBM 360 सीरीज इसी दौर की देन है। कंप्यूटर और छोटे, तेज और सस्ते हो गए और यहीं पर ऑपरेटिंग सिस्टम भी बेहतर हुए, जिससे मल्टीटास्किंग मुमकिन हुई। और एक और बड़ा बदलाव था इनपुट आउटपुट का। वो जो पंच कार्ड होते थे ना, हाँ, वो कार्ड्स, उनकी जगह कीबोर्ड और मॉनिटर ने ले ली। हाँ। इससे कंप्यूटर से बात करना, इंटरैक्ट करना कहीं ज्यादा आसान हो गया। तो अब कंप्यूटर सिर्फ बड़े विशेषज्ञों तक ही सीमित नहीं रहे, छोटे व्यवसायों और यूनिवर्सिटीज तक भी पहुंचने लगे। सही कहा। और फिर चौथी पीढ़ी 1971 से लेकर अब तक चल रही है। ये तो क्रांति ही ले आई, माइक्रोप्रोसेसर। इंटेल 4004 पहला ऐसा प्रोसेसर था जिसने पूरे सीपीयू को एक अकेली चिप पर समेट दिया। यहीं से वो पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी का युग शुरू हुआ। एप्पल और IBM जैसी कंपनियों ने इसे घर घर पहुंचाया। और यहीं पर आया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI। मतलब स्क्रीन पर आइकॉन और मेनू दिखने लगे, जिनसे कंप्यूटर चलाना बहुत आसान हो गया। माउस भी तो तभी आया। हाँ, और माउस, इससे कंप्यूटर आम लोगों के लिए बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो गए। और फिर नेटवर्किंग और इंटरनेट, उसने तो सब कुछ बदल ही दिया। जानकारी और बातचीत का एक पूरा नया दौर शुरू हो गया। बिल्कुल। और अब हम हैं पांचवी पीढ़ी में, यानी वर्तमान और भविष्य। यहां फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, मशीन लर्निंग और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी तकनीकों पर है। हम सेल्फ ड्राइविंग कारें देख रहे हैं, ChatGPT जैसे एडवांस्ड भाषा मॉडल, आवाज पहचानने वाले सिस्टम, वॉइस रिकग्निशन। हाँ, वॉइस रिकग्निशन, ये सब इसी पीढ़ी का हिस्सा हैं। स्रोत इसे AI और ऑटोमेशन का युग कहता है। और ये सही भी है। यहाँ मशीनें सिर्फ गणना नहीं कर रही, बल्कि सीख रही हैं, फैसले ले रही हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मतलब कंप्यूटर का इंसानी भाषा को समझना, और रोबोटिक्स, ये सब उसी के उदाहरण हैं। ये तकनीकें हमारी दुनिया को लगातार बदल रही हैं। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो वैक्यूम ट्यूब के कमरे जितने बड़े कंप्यूटर से लेकर हमारी जेब में फिट होने वाले स्मार्टफोन और AI तक, ये विकास यात्रा सच में कमाल की रही है। हाँ। हर पीढ़ी ने कंप्यूटिंग को ज्यादा शक्तिशाली बनाया, छोटा किया, सस्ता किया और ज्यादा बुद्धिमान बनाया। वाकई ये सफर शानदार रहा है। और लेख का अंत हमें सोचने पर मजबूर करता है, जैसे कि AI और क्वांटम कंप्यूटिंग की जो हमारी आज की समझ है,
उससे आगे बढ़कर कंप्यूटिंग की दुनिया में अगला बड़ा बुनियादी बदलाव क्या हो सकता है? मतलब वो कौन सी अगली तकनीकी दीवार होगी जिसे हमें तोड़ना होगा? ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।